में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशंस हैं ये, ठीक है। इसके बाद आता है प्लेन वेव सॉल्यूशन इन फ्री स्पेस। प्लेन वेव सॉल्यूशन इन फ्री स्पेस, प्लेन वेव सॉल्यूशन इन फ्री स्पेस, यानी कि इन इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है एक तरीके से हमें, ठीक है। तो इनका सॉल्यूशन हम प्लेन वेव की फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेव इक्वेशंस आर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन है वो क्या है, वो लिख लेते हैं हम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन आर, अभी ऊपर लिखी हुई है हमने ये, del 2E इज इक्वल टू 1/c²। इसको हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में नहीं लिखते, हम इसको लिखते हैं अलग फॉर्म में, जनरल फॉर्म में लिखते हैं। और जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, जस्ट ए मोमेंट, इसको मैं हटा देता हूँ। So this will be del square psi, इसको भी हटा देते हैं, वेक्टर के निशान को भी इसमें से। So del square psi is equal to 1/v² del 2 psi over del t²। मान लिया ये इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, अगर मैं इसको एक डायमेंशन में लिखूं, इफ द वेव इज प्रोपेगेटिंग along z एक्सिस, अगर वेव z एक्सिस में प्रोपेगेट कर रही है, मूव कर रही है, तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी, देन इक्वेशन विल बी, तो इसमें हमारा del 2 और del x होता है, del 2 और del y होता है, del 2 और del z होता है। तो सिर्फ ये एक वन डायमेंशन में आ जाएगी और z में आ जाएगी, तो ये हो जाएगी इक्वेशन del 2 psi over del z² is equal to 1/v² del 2 psi over del t²। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसका जो सॉल्यूशन हम मान सकते हैं, द जनरल प्लेन वेव सॉल्यूशन, प्लेन वेव solution of this equation can be written as, उसे हम कैसे लिख सकते हैं, we can write it as psi। अब यहाँ देखेंगे ये z और t का फंक्शन है, तो यहाँ पर z and t आ जाएगा, will be equal to a e to the power I kz, e to the power I kz minus omega t plus b e to the power minus I
के जेड माइनस ओमेगा टी इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर मैं मान लूं इन E and H, the solution will be तो उस केस में सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सॉल्यूशन E Z T इज इक्वल टू E नोट e टू दी पावर I के जेड माइनस ओमेगा टी के जेड माइनस ओमेगा टी एंड सिमिलरली फॉर H जेड टी इज इक्वल टू H नोट e टू दी पावर I के जेड माइनस ओमेगा टी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 मानी थी हमने, तो ये 3 हो गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो ये सॉल्यूशन मान लिया हमने जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन आएगी आई थी ई और जेड में, और हमने ये मान लिया कि दीज आर इक्वेशंस आर प्रोपेगेटिंग अलोंग द जेड एक्सिस। तो हमने सिर्फ जेड एक्सिस लिया है, माइनस जेड नहीं लिया है यहाँ पर, तो ये उसमें प्रोपेगेट कर रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इफ दीज आर इक्वेशन आर द सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशंस, तो ये उनको क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो इससे आगे चलते हैं, हमें अब यहाँ पे शो करना है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ई एंड एच। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ E and H। उसके लिए हमें पता है कि we know the Maxwell equation, we know the Maxwell equation। Maxwell equation क्या है हमारे पास, Maxwell equation है हमारे पास del dot E is equal to 0, del dot E is equal to 0। ओके, वो लिख देते हैं इसको del dot E is equal to 0। तो del dot E is equal to 0 लिख रहे हैं, तो del की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, del की वैल्यू होती है I del over del x प्लस j del over del y प्लस k del over del z। ये हमारे पास I del की वैल्यू है, डॉट E की वैल्यू हमने ऊपर लिखी हुई है, ये रही E नोट, E की वैल्यू, तो E की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर। E की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, ये है E नोट, और E नोट को मैं लिख सकता हूँ I, जो E नोट है इसका कंपोनेंट एक x एक्सिस में होगा, एक y में होगा, एक z में होगा, तो ये मैं लिख देता हूँ E नोट x प्लस j E नोट y प्लस k E नोट z। और ये तो हमारे पास है ही, इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी e टू दी पावर I k z, e टू दी पावर I k z है। अच्छा, ये जो इक्वेशन है, अच्छा हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है,
मैं अभी इसको ठीक कर देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। इन जनरल केस में ये जो k डॉट r होगा, k डॉट r हो जाएगा, दिस इज k डॉट r, k इज द प्रोपेगेशन कांस्टेंट एंड r इज द पोजीशन वेक्टर। तो जब k डॉट r निकालोगे आप, तो k डॉट r की वैल्यू क्या आएगी, दिस विल बी kx into x plus ky into y plus kz into z माइनस ओमेगा टी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब जब आप इसको, एंड हमने डेल की वैल्यू रखी है यहाँ पर इस इक्वेशन में, और e की वैल्यू रखी, e नॉट e टू द पावर दिस, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। डॉट प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो क्या आता है, i का टर्म i से मल्टीप्लाई होता है, j का j से, j k का k से, तो ये हो जाएगा डेल ओवर डेल एक्स ऑफ e नॉट x, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ e नॉट x हो जाएगा एक तरीके से ये, ओके। लेकिन ये डेल ओवर डेल एक्स है, ये इसके भी ऑपरेट होगा, और जब हम डेल ओवर डेल एक्स करेंगे इसका, तो यहाँ से इसका डिफरेंशियल क्या मिलेगा मुझे, व्हाट विल बी द डिफरेंशियल ऑफ दिस। ये यहाँ से आप देखो k डॉट r जो है ये कैसे आया, दिस k जो k है हमारे पास वो क्या है, i kx प्लस j ky प्लस k kz, ये है। और इसी तरह से r क्या है हमारे पास, r है i x प्लस j y प्लस k z। तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट करो तो ये मिलेगा आपको, i का i के साथ kx x ky y kz z, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब जब मैं इसको i के साथ i का मल्टीप्लाई करूंगा, तो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ eox ऑफ दिस, तो eox का तो डेल ऑफ डेल एक्स नहीं होगा, इसका होगा। जब इसका डिफरेंशियल करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, हम पहली टर्म ले रहे हैं i वाली, ठीक है ना। तो मुझे क्या मिलेगा साथ में, दिस विल बी eox आएगा, so this will be equal to eox आ गया। अब डेल ओवर डेल एक्स करते हैं इसका, जब इसका डिफरेंशियल करूंगा तो e टू द पावर दिस टर्म तो पूरी आ जाएगी, ये पूरी टर्म आ जाएगी, प्लस साथ में क्या आएगा, x का डिफरेंशियल करेंगे तो ix, तो i k x आएगा, x का तो 1 हो जाएगा, i k x आएगा, तो यहाँ पर i और k x, और पूरी एक्सपोनेंशियल टर्म यहाँ पर आएगी सबके साथ, प्लस जब y के साथ करूंगा तो यहाँ पर ky आ जाएगा, j आएगा, जब मैं i ही आएगा, eox आएगा, इसके साथ इसका करूंगा तो eoy आएगा, eoy आएगा, और जब y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो y ky आएगा i के साथ, तो ky आएगा और i भी आएगा, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और प्लस इसी तरह से तीसरी टर्म क्या आएगी, i eoz एंड kz आएगा, और एक्सपोनेंशियल टर्म सबके साथ में आएगी, और एक्सपोनेंशियल टर्म क्या है हमारी, e टू द पावर i k डॉट r माइनस ओमेगा t, एंड दिस वाज 0, ये क्या है, 0 के इक्वल है, ओके। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, i तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो i यहाँ पे से बाहर आ गया, और ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ i यूनिट वेक्टर i, तो इसको मैं लिख सकता हूँ k x प्लस j ky प्लस k kz डॉट i eox प्लस j eoy प्लस k eoz, और e टू द पावर i k डॉट r माइनस ओमेगा t इज इक्वल टू 0।
आप देख लो इन दोनों का प्रोडक्ट करके क्या मिलेगा आपको, EOX KX मिलेगा, EOY KY मिलेगा। तो ये ऊपर है, आई हमने बाहर निकाल ही लिया है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसका मतलब ये हो गया आपके पास I K डॉट, ये क्या है, K है, वेक्टर K कंपोनेंट में लिख रखा है, ये वेक्टर E नोट है, कंपोनेंट में लिख रखा है। तो ये वेक्टर्स हो गए, तो मैं इसको लिख दूंगा I K डॉट E नोट and e to the power I K dot R minus omega t is equal to 0. Okay, so del dot E की वैल्यू ये आ गई। so this is the value of del dot E। ये हमने del dot E निकाला था, del dot E is equal to, अब इसको मैं अगर मैं E नोट के साथ, अभी इसको मैं, एक मिनट, अगर मैं इसको लिखूं, ये भी तो क्या है, E नोट, और ये क्या है, ये मिलकर E है। तो ये क्या आ गया, I K डॉट E इज इक्वल टू 0। तो मुझे मिल गया I K डॉट E इज इक्वल टू 0। ओके, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज K डॉट E इज इक्वल टू 0। इसी तरह से अगर मैं similarly if I take del dot H is equal to 0 and solve, उसको सोल्व करूं, जैसे ऊपर इसे सोल्व किया है, we get, हमें क्या मिलेगा, del dot H, सॉरी, I will get I K dot H is equal to 0 and this implies K dot, क्या हो रहा है, K dot H is equal to 0, K dot H is equal to 0। यहां से मुझे मिला K dot E is equal to 0, तो एक जगह से मुझे मिला K dot E is equal to 0 और ये K dot E is equal to 0 मिला और K dot H is equal to 0। तो ये इक्वेशन मैं मान लेता हूं, कौन सी इक्वेशन नंबर आएगी, लेट मी चेक, मैंने इक्वेशन नंबर क्या डाला है, 5 तक डाला हुआ है, तो 6 and 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 6 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 7। ये इक्वेशन नंबर 6 और 7 मिल गया। अब आप देख सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट इज 0। डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है 0 तब जब उनके बीच का एंगल 0 होता है। दैट मीन्स K और E के बीच का एंगल 0 है। K इज द प्रोपेगेशन कांस्टेंट, K जो है यहाँ पर प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, ये बताता है आपको डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन। K प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, K इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट, तो ये डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो एक तरह से ये Z डायरेक्शन में हो गया, जनरल डायरेक्शन में है, ये कोई डायरेक्शन हो सकती है। K और E परपेंडिकुलर है, K और H परपेंडिकुलर है, तो K और E परपेंडिकुलर यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है E एंड H। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हैं E एंड H, दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। और जब वेक्टर आपका जो वाइब्रेशन वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के, तो उसको वेव को क्या कहते हैं हम,
ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। सो दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। सो दिस इंप्लाइज electromagnetic waves are transverse in nature। इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल नई फाइल है और इसमें हम लिखते हैं, वी नो दैट, हमारे पास जो इक्वेशन है कौन सी, मैक्सवेल इक्वेशन थर्ड, अभी तक हमने 2 यूज की थी, तो हम लिख देंगे वी नो दैट डेल क्रॉस E is equal to minus del cross E is equal to minus del B over del T, और B is equal to म्यू नोट H होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस म्यू नोट del H over del T, ये मैं लिख सकता हूँ। सिमिलरली हमारे पास एक और इक्वेशन है, del क्रॉस H is equal to del D over del T, ये थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है मैक्सवेल की। और D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E होता है फ्री स्पेस में, तो एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल E ओवर डेल T। ओके, ये इक्वेशन मेरे पास हो गई। नाउ इफ आई पुट, यहाँ पर फिर से मैं, वहां पे हमने क्या लिया था, डेल डॉट E लिया था, E की वैल्यू रख दी थी और उसको सोल्व किया था, और फिर दूसरी इक्वेशन में डेल डॉट H लिया था और H की वैल्यू रख दी थी और उसको सोल्व किया था। यहाँ पर डॉट, वहां पर डॉट प्रोडक्ट इजिकल टू 0 था, लेकिन यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ E and H by putting the values of vector E is equal to E naught, E is equal to E naught e to the power I k dot r minus omega t, and H is equal to H naught e to the power I k dot r minus omega t in above equations and solving we get। अब आपको अगर याद है जब हमने डेल डॉट ई में ई की वैल्यू रखी थी तो हमें मिला था आई के डॉट ई, और जब डेल डॉट एच में रखा था तो हमें मिला था आई के डॉट एच। उसी से तो हमने कहा था कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसवर्स वेव है, वहां पे हमें मिला था आई के डॉट ई एंड आई के डॉट एच। यहाँ पर भी सिर्फ डॉट प्रोडक्ट की जगह क्रॉस प्रोडक्ट हो गया है, तो हमें बिल्कुल वैसे ही मिलेगा, बस डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा क्या, डिफरेंस होगा डॉट की जगह क्रॉस हो जाएगा, तो आई मिलेगा हमें के क्रॉस ई, आई के क्रॉस ई इज इक्वल टू, लेकिन पहले जो हमने सोल्व की थी उसमें इधर 0 था, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है यहाँ पर क्या है, माइनस म्यू नोट डेल एच ओवर डेल टी है, तो यहाँ पर क्या है, माइनस म्यू नोट डेल एच ओवर डेल टी है, और ये माइनस म्यू नोट डेल एच ओवर डेल टी क्या होगा, एच ये रहा हमारे पास। जब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा, अब आप देखो डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं है, टी के रेस्पेक्ट में। जब टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूंगा तो टी के साथ में जो फंक्शन है वो बाहर आएगा, वो है माइनस ओमेगा। इसका डिफरेंशियल तो वही आएगा सेम, एच नॉट ई टू द पावर एक्स, लेकिन फिर ई टू एक्स का भी तो करोगे तो माइनस ओमेगा इसमें से बाहर आ जाएगा, और माइनस जब ओमेगा बाहर आएगा तो माइनस ओमेगा और ये एच ही रह जाएगा, एच
ये डिफरेंस चला जाएगा। अगर आप इसका करके देखोगे टी का के रेस्पेक्ट में करोगे तो माइनस ओमेगा भी बाहर आएगा, तो ये माइनस ओमेगा भी बाहर आ गया यहाँ पर। सो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट आई के क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया ओमेगा म्यू नॉट एच। दिस इज वन इक्वेशन। एंड सिमिलरली मुझे याद नहीं, एक मिनट, पिछली उसमें हमने इक्वेशन नंबर कहाँ तक लिखा हुआ है तो मैं चेक कर लेता हूँ। 7 तक लिखा हुआ है, तो इसमें हम 8 से शुरू कर देते हैं। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 8, दिस इज इक्वेशन नंबर 9, दिस इज इक्वेशन नंबर 10। ओके, 10 के बाद हम दूसरे वाली इक्वेशन भी यूज करते हैं। ये वाली इक्वेशन में जब हम h रखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, आई के क्रॉस एच, आई के क्रॉस एच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन नोट है और उसके साथ में डेल ई ओवर डेल टी है। अब ई की वैल्यू जब मैं रखूंगा ये वाली, ई की वैल्यू ये वाली, तो और टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूंगा तो माइनस ओमेगा बाहर आएगा। तो एप्सिलॉन नोट तो बाहर है ही यहाँ पर, माइनस ओमेगा, और बाकी सब सेम रहेगा, यानी कि ई सेम रहेगा। तो ये आ जाएगा। सो यू विल गेट आई के क्रॉस एच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एप्सिलॉन नोट ई। दिस इज इक्वेशन नंबर 11. Now what equation 10 and 11 tells us? क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स अस ए वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट में जो वेक्टर मिलता है वो दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट किसका है? के क्रॉस ई का है। तो इससे जो वेक्टर मिलेगा, तो के क्रॉस ई इज इक्वल टू क्या है, सम कांस्टेंट इनटू दिस वेक्टर एच। तो हमें के क्रॉस ई के प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट से एच वेक्टर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू के एज वेल एज ई। तो ये जो एच है वो के भी परपेंडिकुलर है और ई के भी परपेंडिकुलर है। और जो इससे पहले इक्वेशन थी वो हमने देखा था, उसमें के डॉट ई इज इक्वल टू 0 था, और के डॉट ई इज इक्वल टू 0 का मतलब के और ई भी परपेंडिकुलर है, के और ई भी परपेंडिकुलर है और एच उन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो अगर के एक्स एक्सिस में है, वेव आपकी एक्स एक्सिस में प्रोपेगेट कर रही है, तो जो ई और एच है वो दोनों परपेंडिकुलर हैं और आपस में भी परपेंडिकुलर हैं, और दे आर orthogonal, you can say. Both the three vectors k, e and h are mutually perpendicular. वे क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर एक x एक्सिस में है तो दूसरा y में और तीसरा z में है। और अगर वेव x एक्सिस में प्रोपेगेट कर रही है तो y और z x के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये ट्रांसवर्स वेव भी है। इसका मतलब ये भी पता लगता है कि ये ट्रांसवर्स वेव है। ओके तो यहां से हमें ये पता लग रहा है कि all the three vectors, यहां से हमें पता लग रहा है all the three vectors, all the three vectors that is k, e and h are mutually perpendicular, are mutually perpendicular. तो ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एंड E and H are perpendicular to the direction of propagation. डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी ये परपेंडिकुलर है। इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अब अगर मैं आई वांट टू फाइंड आउट द फेज बिटवीन E and H, फेज
बिटवीन ई एंड एच, या इन दोनों में फेज में क्या रिलेशन है, फेज बिटवीन ई एंड, रिलेशन बिटवीन ई एंड एच। तो जो इक्वेशन नंबर हमारे पास ये है, इक्वेशन नंबर 10 हम लिख देते हैं रिलेशन बिटवीन ई एंड एच। ई और एच में क्या रिलेशन है वो हमें पता करना है। फ्रॉम इक्वेशन 10, जो इक्वेशन 10 हमने ऊपर लिखी है उसमें क्या है मेरे पास, उसमें है मेरे पास आई के क्रॉस ई इज इक्वल टू ओमेगा म्यू नॉट एच, ये है मेरे पास इक्वेशन। और इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, एच इज इक्वल टू वेक्टर एच कैन बी रिटन एज एक हमने गड़बड़ की है थोड़ी सी पीछे, लेट मी क्लियर दैट फर्स्ट। यहां देखिए, जब हमने डेल ओवर डेल टी किया एच का, जब एच का डेल ओवर डेल टी का किया तो हमने कहा कि माइनस ओमेगा साथ में आएगा, लेकिन माइनस ओमेगा तो साथ में आएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन बाहर आई भी तो है, तो आई भी तो साथ में आएगा। सो एक्चुअल में माइनस आई ओमेगा साथ में आएगा, सो हियर विल बी माइनस आई ओमेगा। तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है इसमें। तो दिस विल बी माइनस आई ओमेगा। सिमिलरली हियर, तो ये होगा, और यहाँ से जब आई ओमेगा आएगा तो यहाँ से ये आई गायब हो जाएगा। इसी तरह से जब यहाँ आएगा तो यहाँ से आई गायब। अब इसको मैं कट कर देता हूँ, जस्ट मोमेंट। ये होगा माइनस आई ओमेगा, इसी तरह से माइनस आई ओमेगा। अब ये आई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो जो इक्वेशन मिलेगी मुझे, ये कहाँ से क्या गायब हो गया, चलिए यस। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन। अब यहाँ पर हमारा आई नहीं होगा, यहाँ पर भी दिस आई विल नॉट बी देयर, ये आई नहीं है, तो ये इक्वेशन है। तो यहाँ से मैं अगर एच लिखूंगा, तो व्हाट विल बी एच, एच विल बी इक्वल टू के क्रॉस ई, के क्रॉस ई अपॉन ओमेगा म्यू, ये इक्वेशन मुझे मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ पर के जो है वो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, ये जो है प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, और उसको मैं लिख सकता हूं, लिखते हैं h इज इक्वल टू के n क्रॉस ई अपॉन ओमेगा म्यू नॉट। हमने यहाँ पर जो वैल्यू है ये के की, वेक्टर के, दिस इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड इनटू द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन। एंड यहाँ पर हमारे पास जो के है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या होता है, ओमेगा अपॉन सी है, वैसे तो ओमेगा अपॉन वी होता है ये,
लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट वेलोसिटी है वो c होती है। ओके, तो ये हो जाएगी ओमेगा अपॉन सी, ये वैल्यू होती है k। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू रख दी। अब k की जगह ओमेगा अपॉन सी रख देंगे हम यहाँ पर, तो h इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा k की जगह ओमेगा अपॉन सी, तो ओमेगा ऊपर हो जाएगा, n क्रॉस e हो जाएगा, अपॉन c नीचे आ जाएगा, और ओमेगा म्यू नॉट यहाँ पर पहले है, ओमेगा विल कैंसिल आउट, ओमेगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, विल गेट h इज इक्वल टू n क्रॉस e अपॉन म्यू नॉट सी, ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ओके और अगर मैं इसको सिर्फ दिस इज इन द इक्वेशन नंबर हो जाएगी 12, दिस इज इक्वेशन नंबर 12, ये तो वेक्टर फॉर्म में है, तो इन द मैग्नीट्यूड फॉर्म दिस इक्वेशन विल बी, अगर मैं सिर्फ इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में देखूं, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म this equation will be, this equation will be, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में क्या हो जाएगी इक्वेशन, ये हो जाएगी h इज इक्वल टू, ये तो यूनिट वेक्टर है, इसका तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो सिर्फ e बचेगा, तो दिस विल बी e अपॉन म्यू नॉट c, e अपॉन म्यू नॉट c मिल जाएगा आपको। ओके, अब अगर मैं रेशियो निकालूं, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ e टू द मैग्नीट्यूड ऑफ h, तो वो हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, तो वो क्या है, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड, the ratio of magnitude of E and H, magnitude of E and magnitude of H, magnitude of H is defined as, is defined as the impedance, wave impedance, इसको हम क्या कहते हैं, वेव इम्पीडेंस, इसको हम वेव इम्पीडेंस कहते हैं, ये डिफाइंड एज द वेव इम्पीडेंस जेड नोट, फ्री स्पेस में है तो जेड नोट हमने इसको कह दिया। ओके, सो देयरफॉर जेड नोट विल बी इक्वल टू, जेड नोट क्या हो जाएगा, E और H के का रेशियो है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड है, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, E, अगर इस वाली इक्वेशन से आप देखोगे तो दिस विल बी इक्वल टू E अपॉन H, और E अपॉन H यहाँ से हो जाएगा म्यू नोट इंटू C, दिस विल बी इक्वल टू म्यू नोट इंटू C। ओके, तो म्यू नोट C है, लेकिन C की वैल्यू कितनी है आपको याद हो, C की वैल्यू क्या है, ये है म्यू नोट, तो यहाँ पर है C की वैल्यू है 1 अपॉन म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, ये हमने ऊपर निकाली थी ना वैल्यू, तो यहाँ से आधा म्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसको आगे लिख दूं, जेड नोट इज इक्वल टू म्यू नोट, आधा कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट बचेगा, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर। ओके, अब इसमें अगर मैं ये वैल्यूज रख देता हूँ इसकी, और म्यू नोट क्या है हमारे पास, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और इसका स्क्वायर रूट, तो जेड नोट जो आता है हमारे पास, इम्पीडेंस ऑफ वेव इज 376.6 ओम। इम्पीडेंस हमने इसलिए कहा क्योंकि इसकी जो यूनिट है वो ओम की यूनिट है, रेजिस्टेंस की यूनिट है, इसलिए हमने इसको इम्पीडेंस कह दिया है। ओके,
अब यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, जो E और H है उसका रेशियो जो है वो रियल भी है पॉजिटिव भी है। Here since the ratio here Z naught is equal to E upon H mod is real and positive, रियल भी है और पॉजिटिव भी है। रियल और पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट द जो वेक्टर्स E एंड H है दे आर इन द सेम फेज। दिस implies the vectors E and H are in same phase। ये वेक्टर्स क्या है, सेम फेज में, से ये प्रूव होता है। ओके, तो ये हमने इसका ये करा दिया है। इस